हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज एक तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। हायर परचेज एक तरह का क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। इस ट्रांजैक्शन को समझने से पहले हम लोग परचेज ट्रांजैक्शन के बारे में समझते हैं। अगर आप कोई भी चीज परचेज करते हो तो आप कैसे परचेज करोगे? या तो आप कैश में परचेज करोगे या तो आप क्रेडिट में परचेज करोगे। अगर कैश में परचेज करते हो तो बात खत्म, लेकिन अगर आप क्रेडिट में परचेज करते हो तो फिर इसका पेमेंट कैसे करोगे? इसका पेमेंट आप लमसम में करोगे या फिर आप उसका पेमेंट फेजेस में करोगे। क्योंकि आपने उधार में अगर सामान खरीदा है तो बाद में तो आपको पेमेंट करना है, तो आप वो सारे का सारा पैसा एक बार में बाद में दोगे या फिर उस पैसे को आप फेजेस में, टुकड़ों में, अलग अलग समय पे दोगे। तो यहां पर दो बातें होती है पेमेंट करते वक्त, या तो आप लमसम पेमेंट कर रहे हो या फिर पेमेंट आप फेजेस में कर रहे हो। अगर आप फेजेस में पेमेंट करते हो तो यहां पर भी दो बातें होती है। एक कहलाता है हायर परचेज सिस्टम और एक कहलाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। एक कहलाता है हायर परचेज सिस्टम और एक कहलाता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। हम लोगों को दोनों ही चैप्टर पढ़ना है, हायर परचेज सिस्टम भी पढ़ना है और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम भी पढ़ना है। आप साथ साथ में बोर्ड वर्क कर लो, ठीक है। अब हायर परचेज सिस्टम क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, हायर परचेज ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज होती है, ठीक है। हायर परचेज ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होती है, एक है सेलर, एक है बायर। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में जो लोग को हम सेलर और बायर कहते हैं उनको हायर परचेज ट्रांजैक्शन में हायर वेंडर और हायर परचेजर कहते हैं। नॉर्मल ट्रांजैक्शन में जो बायर और सेलर होते हैं उनको हायर परचेज सिस्टम में हायर वेंडर और हायर परचेजर कहते हैं। ठीक है। ना होता क्या है कि मान लो बायर को कोई सामान खरीदना है पर उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो वो सेलर को रिक्वेस्ट करता है कि हम ये सामान खरीदना चाहते हैं, आप ये सामान हमको अभी दे दो, बदले में हम आपको इमीडिएटली एक छोटा पेमेंट कर देते हैं जिसको हम लोग डाउन पेमेंट या फिर अपफ्रंट पेमेंट कहते हैं, ठीक है। और बाकी सारे का सारा पैसा हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। सपोज करिए ये जो बायर है ना, इसको कार चाहिए, ठीक है। सपोज करिए ये कार खरीदना चाहता है और उस कार का कीमत है 5 लाख रुपया। अब बायर के मन में एकदम विचार आ चुका है कि उसको कार खरीदना ही खरीदना है, तो वो सेलर को ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई साहब हमको तो ये कार चाहिए, ये कार पसंद आ गया, लेकिन ये 5 लाख रुपया हम इमीडिएटली आपको नहीं दे सकते। आप एक काम करो, हमसे इमीडिएटली कुछ पैसा अभी ले लो और बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट के साथ ले लेना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन पेमेंट, उसको बोला जाता है डाउन पेमेंट, या फिर इसको हम लोग अपफ्रंट पेमेंट भी बोलते हैं। मान लीजिए ये बोलता है कि 1 लाख रुपए इमीडिएटली ले लो और बाकी सारे का सारा पैसा आप इंस्टॉलमेंट में ले लेना। तो पता है सेलर क्या बोलेगा? सेलर बोलेगा कि आप हमसे कार अभी ले रहे हो 5 लाख रुपए का, अगर आप हमको इमीडिएटली पेमेंट करते तो हमको 5 लाख रुपए मिलता। अब अगर आप हमको 1 लाख रुपए अभी दे रहे हो और फिर बाकी पैसा इंस्टॉलमेंट में दोगे तो क्या फायदा मेरे को? देखा जाए तो ये जो बायर है वो बायर क्या कह रहा है कि हम समय रहते रहते धीरे धीरे जैसे जैसे मेरे पास पैसा आते चला जाएगा वैसे वैसे हम आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा देते चले जाएंगे। तो सेलर क्या कह रहा है कि 5 लाख रुपए अगर आप हमको इमीडिएटली देते, अगर ये कार अगर हम बेचते और आप 5 लाख रुपए आप हमको इमीडिएटली देते, और दूसरी बात अगर आप हमको 1 लाख रुपए अभी इमीडिएटली दे रहे हो और बाकी का जो पैसा है वो कह रहे हो आप इंस्टॉलमेंट में दोगे, तो मेरे को क्या फायदा? तो पता है बायर क्या बोलेगा? बायर बोलेगा तुम हमसे इंटरेस्ट ले लो, क्योंकि देखा जाए टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि नहीं होता है। आज अगर देखा जाए ये बायर अगर इमीडिएटली कार का पूरा पैसा देता तो कितना देता? 5 लाख रुपए देता, लेकिन देखा जाए तो वो इमीडिएटली 5 लाख रुपए नहीं दे रहे, वो 1 लाख रुपया भी देगा, बाकी सारा का सारा पैसा वो इंस्टॉलमेंट के साथ देगा। तो देखा जाए
जो पैसा सेलर को अभी मिलता 5 लाख रुपया, वो 5 लाख रुपया टुकड़ों में मिलेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से अगर वो पैसा अगर आज मिलता 5 लाख रुपया, अब वही पैसा अगर उसको 2-3 सालों में, 4 सालों में अगर इंस्टॉलमेंट में अगर मिलता है 5 लाख रुपया, तो दोनों का वैल्यू तो अलग अलग है। तो उस केस में सेलर तो कभी अग्री होगा ही नहीं होगा। तो फिर बायर ही क्या अप्रोच कर रहा है कि तुम एक काम करो, हमसे इंटरेस्ट ले लो, ठीक है, सो डैट कि तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाए, कंपनसेट हो जाए, तुमको नुकसान भी ना हो। पता है ये जो 5 लाख रुपया है, इसको इस चैप्टर में कैश प्राइस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैश प्राइस। किसको? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ असेट को। ये जो ओरिजिनल कॉस्ट था, इसको इस चैप्टर में क्या बोला जाता है? कैश प्राइस बोला जाता है। रीजन भी, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है, कैश प्राइस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि अगर सेलर किसी नॉर्मल बायर को बेचता तो इमीडिएटली उसको 5 लाख रुपया कैश मिलता, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कैश प्राइस बोला जाता है। लेकिन देखा जाए, वो अगर ये हायर परचेजर को ये ट्रांजेक्शन अगर कर रहा है, अगर ये ट्रांजेक्शन हायर वेंडर हायर परचेजर के साथ कर रहा है, तो उस केस में वो 5 लाख रुपए का गाड़ी दे रहा है, पर बदले में इमीडिएटली 1 लाख रुपए मिल रहा है, और बाकी सारे का सारा पैसा इंस्टॉलमेंट में मिलेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो देखा जाए, ये जो सेलर है, ये सेलर को क्या क्या चीज मिल रहा है? सेलर को मिलेगा ये कैश प्राइस का पैसा, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट का पैसा और प्लस इंटरेस्ट मिलेगा। तो सेलर को क्या मिलेगा? सेलर को मिलेगा हायर परचेज प्राइस, ठीक है। सेलर को क्या मिलेगा? हायर परचेज प्राइस। और ये जो हायर परचेज प्राइस होता है, इसी को क्या बोला जाता है? ये होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। अगर हम हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम लोग हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हायर वेंडर को क्या मिल रहा है? हायर परचेज प्राइस मिल रहा है, दैट इज कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। और अगर हम लोग, ये हो गया हम लोग हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अगर हम लोग हायर परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हायर परचेज प्राइस क्या होगा? देखा जाए तो बायर क्या दे रहा है? डाउन पेमेंट दे रहा है ना, प्लस और क्या दे रहा है? इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, ठीक है। तो दिस इज बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट हायर परचेज ट्रांजेक्शन। ये होता है हायर परचेज ट्रांजेक्शन। हायर परचेज ट्रांजेक्शन को अगर हम कंक्लूड करें, तो हायर परचेज ट्रांजेक्शन वो ट्रांजेक्शन होता है जिसमें बायर कोई पर्टिकुलर एसेट खरीदना चाहता है, वो पर्टिकुलरली कोई सामान खरीदना चाहता है, ठीक है, पर उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं होता है। तो वो सेलर को अप्रोच करता है कि कुछ पैसा आप हमसे इमीडिएटली ले लीजिए, और बाकी का जो पैसा है वो आप हमसे इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये प्रैक्टिकल लाइफ में बच्चों, ये जो इंस्टॉलमेंट है, ये मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। हम लोग के सिलेबस में जो क्वेश्चंस मिलेगा बच्चों, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो क्वेश्चन होगा वो हाफ ईयरली और एनुअल का होगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस आता है वो एनुअल वाला आता है, ठीक है। हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन बहुत कम होता है। तो बेसिकली दिस इज हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो अगेन रिपीटिंग, हायर परचेज ट्रांजेक्शन एक वो ट्रांजेक्शन है जिसमें बायर कोई चीज खरीदना चाहता है, पर उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो वो सेलर को अप्रोच कर रहा है कि आप हमसे कुछ पैसा इमीडिएटली ले लीजिए, जिसको हम लोग डाउन पेमेंट या अपफ्रंट पेमेंट बोलते हैं, एंड बाकी पैसा आप इंस्टॉलमेंट में ले लीजिए अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। ये जो इंस्टॉलमेंट है बच्चों, ये इंस्टॉलमेंट हम लोगों का प्रैक्टिकल लाइफ में मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली कुछ भी हो सकता है, पर हम लोग के सिलेबस का जो क्वेश्चन होगा उसमें ये वाला जो इंस्टॉलमेंट होगा वो मैक्सिमम एनुअल वाला होगा, और कुछ एक क्वेश्चन हाफ ईयरली वाला होगा। यहां पर जो दो पार्टी इन्वॉल्व हैं, यहां पर सेलर को हायर वेंडर बोला जाता है और बायर को हायर परचेजर बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हायर परचेज ट्रांजेक्शन। फर्दर हम आपको बताते हैं कि हायर परचेज ट्रांजेक्शन में और क्या होता है। देखो, अब होगा क्या कि सेलर तो अग्री हो गया, सेलर तो क्या है, अग्री हो गया, दैट इज हायर वेंडर इज अग्री टू सेल कार, है कि नहीं। पर सेलर के मन में अभी भी एक डर है। क्या डर है? कि अगर मान लीजिए हम उसको कार दे देते हैं और ये हमको डाउन पेमेंट दे देता है, बाकी का पैसा नहीं दिया तो फिर क्या होगा। तो अब बाकी का पैसा के लिए क्या नियम है वो हम आपको बताते हैं। देखो, होता क्या है, जब हायर वेंडर हायर परचेजर को कार देगा ना, तो पता है वो क्या करेगा? वो ट्रांसफर ऑफ पोजेशनशिप करेगा। ट्रांसफर ऑफ पोजेशनशिप करेगा। ट्रांसफर ऑफ पोजेशनशिप का मतलब चीज हमारा ही है, अभी आप रखो, आप उसको यूज करो, ठीक है।
देखा जाए ये जो वेंडर है ये परचेजर को बेच रहा है गाड़ी, ठीक है, बट द थिंग इज कि ये ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, ये क्या ट्रांसफर करेगा, पोजीशनशिप ट्रांसफर करेगा। बायर जब ये पैसा इंस्टॉलमेंट में पे करेगा, बायर इस कार का पेमेंट इंस्टॉलमेंट में करेगा, हम लोग कह सकते हैं कि सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा, ठीक है। जो पेमेंट होगा वो तो सीरीज वाइज होगा, ठीक है, 2 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट, 5 इंस्टॉलमेंट, इस तरीके से पेमेंट होगा। तो जब बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, बायर जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा, तब सेलर क्या करेगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप करेगा। मतलब हायर परचेस ट्रांजेक्शन में देखा जाए तो सेलर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है। सेलर को क्या एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दिया गया है कि सेलर जब बायर को अपना गाड़ी बेचेगा या अपना कोई भी गुड्स बेचेगा, ठीक है, तो वो इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ पोजीशनशिप करता है, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करता है। मालिकाना हक किसके पास रहेगा, सेलर के पास ही रहेगा, है कि नहीं। और बायर फिर उसको सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता चला जाएगा, और जैसे ही बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, सेलर उसको वैसे ही ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कर देगा कि भाई अब से ये सामान आपका हुआ, ऑन पेपर में भी ये सामान आपका हुआ, ठीक है। देखो फिजिकली अगर हम लोग बात करें तो ये जो एसेट इसको पकड़ा दिया गया बायर को, तो देखा जाए तो उसको तो ओनर बना ही दिया गया है, लेकिन ऑन पेपर उसको ओनर नहीं बनाया गया। ऑन पेपर ओनर कौन रहेगा, सेलर ही रहेगा। सेलर क्या कर रहा है, वो गाड़ी बायर को दे दिया, पोजीशनशिप दे दिया, ठीक है। अब जैसे ही बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, जैसे ही बायर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, वैसे ही सेलर उसको ऑन पेपर भी क्या करेगा, बायर को ओनर बना देगा, है कि नहीं। अच्छा एक चीज और समझो इसमें, अगर मान लो बायर किसी भी इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो इसीलिए तो आपको बताए कि जो सेलर है वो बायर को क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशनशिप करता है, उसको मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं करता है, ठीक है। मालिक कौन रहेगा, सेलर ही रहेगा। बस बायर को क्या बोला जा रहा है कि तुम ये रखो, यूज करो, ठीक है, एज अ मालिक यूज करो, ठीक है। अपने आप को मालिक समझो, तुम मालिक हो नहीं पर अपने आप को मालिक समझो। सेलर बायर को क्या बोलेगा कि तुम अपने आप को मालिक समझो, अभी तुम मालिक हो नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑन पेपर मालिक अभी हम ही हैं। जब तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तब ऑन पेपर भी तुमको हम क्या करेंगे, मालिक बना देंगे। तो अभी अपने आप को तुम मालिक जैसे समझो। देखो बच्चों, जब ये हायर परचेस ट्रांजेक्शन होता है तो सेलर और बायर दोनों का तो नियत साफ ही रहता है ना। उस समय सेलर को तो क्या है, ये तो उसका रेगुलर बिजनेस है, सेलर का तो ये रेगुलर बिजनेस है, वो असेट वो चीजों को बेच रहा है, ठीक है। अगर कोई उसको वन टाइम पेमेंट दे दे तो वेल एंड गुड, अगर कोई उसको इंस्टॉलमेंट में फेजेस में पेमेंट करे तो वो उसके लिए भी प्रिपेयर रहता है। और देखा जाए कोई भी बायर खरीदते समय उसकी नियत में खोट होता नहीं है कि नहीं। तो सेलर क्या करेगा, बायर को जब ये चीज ट्रांसफर करेगा तो उसको क्या बोलेगा कि भाई तुम अपने आप को मालिक समझो पर तुम मालिक हो नहीं, है कि नहीं। जब तुम हमको लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे तब हम तुमको मालिक बना देंगे। मालिकाना हक किसके पास रहेगा, सेलर के पास रहेगा। और कल न दिन अगर बायर डिफॉल्ट करता है, कोई भी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं करता है, तो फिर सेलर के पास ये पावर रहेगा कि वो अपने एसेट को उठा के ले आए। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो सेलर बायर के बीच में डील हुआ कि मान लो 7 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। मान लीजिए जो बायर है ना, वो जब एसेट को खरीदा तो फर्स्ट अपफ्रंट पेमेंट, डाउन पेमेंट कर दिया। अब उसके साथ डिसाइड हुआ कि तुमको 7 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना है, ठीक है। अब ये जो बायर है ना, ये पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट और तीसरा इंस्टॉलमेंट का पैसा एकदम समय रहते रहते दे दिया। जब 4th इंस्टॉलमेंट का पेमेंट मांगने गए तो बायर बोलता है कि अभी थोड़े पैसे का दिक्कत है, जब आप 5th इंस्टॉलमेंट लेने आओगे ना तब हम आपको 4th इंस्टॉलमेंट के साथ पैसा दे देंगे। तो जानते हो रियल लाइफ में सेलर अग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि सेलर का ये रेगुलर बिजनेस है। सेलर भी बोलता है कि हाँ भाई, आज देखा जाए तो बिजनेस में क्या है, एक चेन बना हुआ है, ठीक है। हम किसी से पैसा पाते, कोई हमसे पैसा पाता है, तो हो सकता है उसका टाइम से पैसा नहीं आया होगा, दैट्स वाई वो हमको पैसा नहीं दे पा रहा है। तो जनरली बायर क्या है, रिक्वेस्ट कर देता है कि आप एक काम करिए, ये इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिए कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट का, जब आप 5th इंस्टॉलमेंट का पैसा लेने आओगे तब हम आपको इस इंस्टॉलमेंट का 4th और 5th मिलाकर पैसा दे देंगे। फिर क्या होता है, फिर ये जो सेलर है वो 5th इंस्टॉलमेंट का पैसा लेने के लिए जाता है। पता है फिर बायर क्या बोलता है कि इस बार फिर पैसे का दिक्कत है, आप एक काम करना, जब 6th इंस्टॉलमेंट पैसा लेने के लिए आओगे तब हम आपको 4th 5th का दोनों का एक साथ मिलाकर और 6th का, ये तीनों का एक साथ मिलाकर हम आपको पेमेंट कर देंगे। अब सेलर को थोड़ा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि चलो भाई इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस, हो सकता है इसके साथ 2-2 बार धोखा हो गया हो।
अब क्या है, ये जो सेलर है अब बायर के पास जाता है 6th इंस्टॉलमेंट लेने के लिए। ठीक है, बायर को बोलता है पैसा दीजिए। बायर फिर वही अपना पुराना राग लगता है कि भाई अभी पैसे का दिक्कत है, आप 7th लेने आओगे ना तब हम आपको एक साथ दे देंगे। बायर बोलेगा कि हमको एक और इंस्टॉलमेंट का मोहलत दीजिए। अब सेलर क्या बोलेगा कि बहुत हुआ तुम्हारा बदमाशी, ठीक है, अब हम तुमको नहीं बख्शेंगे। अब तुम्हारा जो एसेट है, चूंकि मालिकाना हक तो मेरे पास है, इसको हम उठा के ले जाएंगे। एंड दिस थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ, ऐसा होता है। देखो बच्चों, बेसिकली हम आपको समझाना क्या चाह रहे थे, हम आपको यह समझाना चाह रहे थे कि जब बायर और सेलर के बीच में 7 इंस्टॉलमेंट का डील हुआ, ठीक है, जब पहला 3 इंस्टॉलमेंट बायर दे दिया, वेल एंड गुड। जब चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया तो इमीडिएटली सेलर एक्शन नहीं लेता है। आप मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से देखे होंगे कि जब वो चौथा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, 5वें इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, फिर 6ठे इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तब जाकर सेलर एक्शन लिया। पता है इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रीपोजेशन। रीपोजेशन, पोजीशन मतलब समझ ही रहे हो कि हम आपको हक दे रहे हैं, ठीक है। तो रीपोजेशन मतलब क्या कि हम तुमसे अपना चीज वापस ले रहे हैं। तो देखा जाए ये दो इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, जब तीसरा इंस्टॉलमेंट यानी छठा इंस्टॉलमेंट के बारे में पैसा लाने के लिए गए तब भी ये पैसा नहीं दिया, तब भी ये बदमाशी किया। तो फिर उस केस में क्या है? फिर उस केस में रिपोजेशन कर ले रहे हैं, क्योंकि सेलर के पास क्या है? मालिकाना हक है। तो एक्चुअली ये हायर परचेस ट्रांजेक्शन में क्या है ना कि सेलर को अच्छी तरीके से क्या किया गया है? प्रोटेक्ट किया गया है कि सेलर बायर को उधार में सामान दे सकता है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंस्टॉलमेंट में पैसा ले सकता है, और अगर बायर बदमाशी किया तो सेलर उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकता है। ये कंसेप्ट हायर परचेस ट्रांजेक्शन में बनाया गया है कि नहीं? तो हायर परचेस ट्रांजेक्शन में क्या है कि जब पहला 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल गया तो वेल एंड गुड, लेकिन जब चौथा का नहीं मिला, 5वां का नहीं मिला, 6ठा का नहीं मिला, तब जाकर सेलर एक्शन लिया, ठीक है, और गुड्स को क्या किया? रिपोजेस कर लिया। हम लोग जब सम्स बनाएंगे ना तो उसमें क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि 3 इंस्टॉलमेंट का पैसा दे दिया, चौथा इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं दिया, तो सेलर तुरंत एक्शन ले लिया। तो क्वेश्चन में कुछ भी बोल सकता है बच्चों, ठीक है। हम आपको रियल लाइफ का स्टोरी बता रहे हैं कि रियल लाइफ में क्या होता है कि नहीं? रियल लाइफ में थोड़ा मोहलत दिया जाता है, क्योंकि सेलर का तो ये रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है, और बायर को वो समझता है, बायर को वो मौका देता है कि चलो कोई बात नहीं, अगर एक बार पैसा नहीं दे पाया तो कोई बात नहीं, 2 बार में दे देगा, अगली बार दे देगा, ये भरोसा करता है सेलर। तो दिस थिंग हैपन इन रियल लाइफ, तो इसको बोला जाता है रिपोजेशन, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको हायर परचेस सिस्टम का बताएं तो हायर परचेस सिस्टम का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्या है कि एक बंदा है बायर, ठीक है, जिसको हम लोग इस चैप्टर में हायर परचेजर कहते हैं, ठीक है। उसको कोई चीज खरीदना है और उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो वो सेलर यानी हायर वेंडर को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमको ये सामान अभी दे दीजिए, हम बदले में कुछ आपको डाउन पेमेंट कर देते हैं, और बाकी का पैसा हम आपको इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट दे देंगे। सेलर यानी हायर वेंडर इस बात को लेकर अग्री हो जाता है। हायर वेंडर इमीडिएटली उस एसेट का पोजीशनशिप ट्रांसफर कर देता है। हायर वेंडर इमीडिएटली उस एसेट का पोजीशनशिप ट्रांसफर कर देता है। देखा जाए तो ऑन पेपर मालिकाना हक किसके पास रहेगा? सेलर के पास ही रहेगा। अगर बायर सारे के सारे इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है तो जैसे ही वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, सेलर उस बायर को ओनर बना देगा, और अगर बायर पेमेंट नहीं करता है, डिफॉल्ट करता है, तो सेलर के पास पावर है कि वो उस एसेट को रिपोजेस कर सकता है, वापस टेक बैक कर सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग को अलग से पढ़ना है। तो बच्चों ये जो हमने बोर्ड पे एक्टिविटी लिखा है, ये जो जितना भी बोर्ड में हमने बोर्ड वर्क किया है, इसको आप कॉपी कर लो। एंड दिस इज ऑल अबाउट हायर परचेस ट्रांजेक्शन। अब बोला जाए तो हायर परचेस ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। बच्चों डिस्क्रिप्शन में जाना, ठीक है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स मिल जाएगा। आइए हम लोग उस नोट्स को रिकमेंड करते हैं, वहां नोट्स से पढ़ते हैं हायर परचेस सिस्टम के बारे में। देखिए हम लोगों ने क्या सारा बात को कवर किया, तो आइए हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में नोट्स दिए हुए, ठीक है, उस नोट्स को डाउनलोड कीजिए और आइए मेरे साथ पढ़िए। देखिए हायर परचेस सिस्टम का हमने इंट्रोडक्शन क्या दिया है। हायर परचेस सिस्टम इज अ स्पेशल सिस्टम ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है। ऑब्वियसली ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तभी हायर परचेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट आएगा। व्हेन अ पर्सन इज अनेबल टू अक्वायर गुड्स अगेंस्ट कैश पेमेंट, ठीक है,
देन दैट परचेजर मेक्स सम अग्रीमेंट विद द सेलर फॉर द बेसिस ऑफ पेमेंट। जब एक बायर कोई एसेट को खरीदना चाहता है, कोई गुड्स को खरीदना चाहता है और उसके पास पैसा नहीं है, तो वो सेलर के साथ अग्रीमेंट करता है। दिस बेसिस ऑफ पेमेंट दैट इज इंस्टॉलमेंट मे बी पेड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और एज पर द एग्रीमेंट। This enable the purchaser to obtain the possession of the asset and use it by paying agreed amount in installment। ठीक है, ये परचेजर को सक्षम बनाता है ताकि वो एसेट का पोजेशनशिप हासिल कर सके, ठीक है, और वो उस पैसे को इंस्टॉलमेंट में दे सके। However, purchaser become the owner of these goods only on the payment of last installment or after the fulfillment of agreement। Obviously, जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर देगा तभी उसको क्या बनाया जाएगा, मालिक बनाया जाएगा। दिस टाइप ऑफ बिजनेस डील इज नोन एज हायर परचेज ट्रांजेक्शन। तो हमने तो आपको पहले ही कहा कि इसको क्या बोला जाता है, हायर परचेज ट्रांजेक्शन। ऑल द इंस्टॉलमेंट आर ट्रीटेड एज हायर टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड ऑफ। अंडर दिस सिस्टम परचेजर आर नोन एज हायर परचेजर एंड सेलर आर नोन एज हायर वेंडर। और यहां पर देखो हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हायर परचेज प्राइस का फॉर्मूला लिख के दिए हैं, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट को कैश प्राइस क्यों बोला जाता है, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि अगर सेलर कैपेबल बायर को, ठीक है, एफिशिएंट बायर को अगर वो चीज बेचता तो उसको हाथ के हाथ पूरा का पूरा पैसा मिल जाता। मेरे एग्जांपल के हिसाब से अगर सेलर वो कार किसी एफिशिएंट बायर को बेचता तो इमीडिएटली 5 लाख रुपया कैश मिल जाता। दैट्स वाई हायर परचेज सिस्टम में, चैप्टर में ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोला जा रहा है, कैश प्राइस बोला जा रहा है। नॉर्मली देखा जाए तो सेलर इसको क्या बोलेगा, सेलिंग प्राइस, बायर क्या बोलेगा, परचेज प्राइस। इस 5 लाख को सेलर क्या बोलेगा, सेलिंग प्राइस, बायर क्या बोलेगा, परचेज प्राइस, ठीक है। थर्ड पार्टी बाजार में गांव वाले लोग क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। लेकिन हायर परचेज ट्रांजेक्शन में जो सेलर है, जिसको हम लोग हायर वेंडर बोलते हैं, वो इसको क्या बोल रहा है, वो उसको बोलेगा कैश प्राइस। तो देखा जाए सेलर को क्या मिलेगा, कैश प्राइस मिलेगा और साथ ही साथ में इंटरेस्ट मिलेगा। अब देखिए हमने आपको फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम दिया है, ठीक है, हमने आपको बताया है। बच्चों को एक बात बताओ, आई होप आप लोग बोर्ड वर्क कर लिए होंगे। हमको एक बात बताओ बच्चों, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ये दोनों वर्ड सेम होता है, ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम होता है? फीचर्स का मतलब होता है क्या है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है क्या होना चाहिए। तो हमने आपको हायर परचेज सिस्टम का फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों ही दिया है। एक्चुअली इसका फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम है कि हायर परचेज सिस्टम में ये चीज होना चाहिए और ये चीज होता है। नंबर 1, परचेजेस आर मेड ऑन क्रेडिट, बट ऑब्वियस है परचेज प्राइस इज पेड इन इंस्टॉलमेंट। तो देखा जाए जो हायर परचेजर है वो इसका पेमेंट कैसे कर रहा है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहा है। गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, गुड्स क्या किया जा रहा है, बायर को इमीडिएटली डिलीवर कर दिया जा रहा है, इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ पोजेशनशिप कर दिया जा रहा है। बायर हैज अ राइट टू यूज दिस गुड्स, बायर को यह हक दिया जाता है कि आप ये सामान को क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। 5वां, सेलर रिमेन द ओनर ऑफ द गुड्स अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव। और जो सेलर है दैट इज हायर वेंडर, वो इस गुड्स का मालिक तब तक रहेगा जब तक उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट ना मिल जाए। अब इसी को हम अल्टरनेटिव लैंग्वेज में लिख कर दिए परचेजर पॉइंट ऑफ व्यू से कि परचेजर बिकम्स ओनर ऑफ द गुड इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जैसे ही परचेजर लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता है वैसे ही वो क्या बन जाएगा, मालिक बन जाएगा। नाउ पॉइंट नंबर जी, इट इज द ड्यूटी ऑफ परचेजर टू कीप द गुड्स इन बेस्ट पॉसिबल कंडीशन अंटिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड। कह रहा है कि ये बायर को सजेशन दिया जा रहा है कि तुम गुड्स को अच्छे तरीके से यूज करो, उसको अपना एसेट जैसा मानकर यूज करो। ये मानकर आप उस सामान को यूज करो कि वो आपका है कि नहीं, और आप उसको अच्छे से अच्छे कंडीशन में रखो, अच्छी तरीके से यूज करो, ठीक है, ताकि कल ना दिन अगर आप डिफॉल्ट किए, देखो हम लोग बाद में पढ़ेंगे बच्चों, होता क्या है ना कि अगर बायर, हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था कि 7 इंस्टॉलमेंट है, बायर ने 3 दे दिया और फिर बाकी का इंस्टॉलमेंट वो नहीं दे पा रहा है। तो जब सेलर एसेट को वापस उठा के लाता है ना, जब सेलर इस एसेट को वापस उठा के लाता है तो वो उसका वैल्यूएशन उसके कंडीशन के हिसाब से करता है, ठीक है, वो कंडीशन के हिसाब से उसका वैल्यूएशन करता है।
कि भाई ये एसेट को तुम जिस तरीके से यूज किए हो, अगर अच्छे कंडीशन में होगा तो उसका वैल्यू ज्यादा मानेगा, और अगर खराब कंडीशन में होगा तो उसका वैल्यू कम माना जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि जब बायर उस एसेट को यूज करे तो अच्छे से यूज करे, एसेट को अच्छे से रखे, है कि नहीं, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देता है। और लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया, उसके बाद उसको जो करना है करे। वो एसेट को आग लगाए, क्या फर्क पड़ता है, उसका नुकसान होगा। पॉइंट नंबर एच, इफ अग्रीमेंट फॉर नॉर्मल रिपेयर एग्जिस्ट बिटवीन हायर परचेजर एंड हायर वेंडर, then it is the responsibility of the seller to make normal repair free of cost or reimburse expenses on normal repair until the ownership transfer to purchaser। ये सब तो रियल लाइफ में होता भी है बच्चों, ठीक है। आप जनरली मान लो कोई बाइक खरीदे, ठीक है, आपको कोई किसी कंपनी का बाइक पसंद आया, बाइक खरीदे, पर आप बाइक का पेमेंट इमीडिएटली नहीं किए, आप उसका पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो। लेकिन सेलर जो है वो आपको बाइक तो देता ही देता है, साथ साथ में आपको फ्री सर्विस का फैसिलिटी भी देता है कि आप 1 साल तक बाइक को सर्विसिंग करवा सकते हो, ठीक है। आपको 4 बार 5 बार सर्विसिंग कराने का फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये वही चीज कह रहा है कि ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बायर और सेलर के बीच में एग्रीमेंट है, हायर परचेजर और हायर वेंडर के बीच में एग्रीमेंट है, तो ये सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को फैसिलिटी दे, ठीक है, बायर को फैसिलिटी दे कि आप कोई अपना छोटा मोटा नॉर्मल रिपेयर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हो। एंड पॉइंट नंबर आई, जो कि हम लोग के इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होगा, वो लिखा हुआ है सेलर कैन टेक बैक पोजीशन ऑफ द गुड्स हायर्ड इन केस ऑफ डिफॉल्ट मेड इन पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट बाय परचेजर। तो ये डिफॉल्ट इन पेमेंट बच्चों हम लोग का सबसे लास्ट टॉपिक है, रिपोजिशन वाला, तो उसमें हम लोग ये बात पढ़ेंगे। तो वही चीज लिखा हुआ है कि सेलर एसेट को वापस टेक बैक कर सकता है, ठीक है, अगर बायर उसका टाइमली पेमेंट ना करे। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ हायर परचेज सिस्टम। अब देखो बच्चों, हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग का। जैसा कि आप नोट्स में देख रहे होंगे कि हायर परचेज सिस्टम में अकाउंटिंग करने का 2 मेथड होता है। हायर परचेज सिस्टम का अकाउंटिंग करने का आप देख रहे होंगे 2 मेथड होता है। एक है क्रेडिट परचेज मेथड, जिसको फुल कैश प्राइस मेथड भी बोला जाता है और टोटल एसेट वैल्यू मेथड बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा है असेट अक्रूवल वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले का बात करते हैं, क्रेडिट परचेज मेथड के हिसाब से बात करते हैं। तो आइए हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं। क्रेडिट परचेज मेथड फर्स्ट वाले का बात कर रहे हो, ठीक है। और देखो एकदम कॉमन सेंस लगाओगे, नॉर्मल जर्नल एंट्री होता है इसका, एकदम आपको लॉजिकल लगेगा और इजी टू लर्न रहेगा। देखो एक है बायर, जिसको हायर परचेजर बोला जा रहा है, और एक है सेलर, जिसको हायर वेंडर बोला जा रहा है, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं कि अकाउंटिंग कैसे कैसे होगा। अगर हम लोग बात करें हायर परचेजर का, तो ये क्या कर रहा है, फॉर परचेज ऑफ एसेट, ये सबसे पहले वो गुड्स या फिर बोलो एसेट खरीद रहा है कि नहीं। कैसे खरीद रहा है, उधार में खरीद रहा है ना, एंट्री के पास होगा एसेट अकाउंट डेबिट, और चूंकि कैश में खरीद नहीं रहा है तो क्या लिखेंगे, टू हायर वेंडर। अच्छा, ये वेंडर क्या कर रहा है, ये तो सेल कर रहा है, फॉर सेल, तो ये क्या एंट्री पास करेगा, ये एंट्री पास करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। हमको बच्चों एक बात बताओ, जब आप क्रेडिट में माल बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, क्रेडिट में जब माल बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। तो देखो डेटर कौन है इसका, हायर परचेजर, और सेल की जगह क्या लिखा जा रहा है, हायर सेल्स। उसके बाद फॉर मेकिंग डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट बोलो या फिर अपफ्रंट पेमेंट बोलो, कि भाई कुछ पैसा हम आपको इमीडिएटली दे देते हैं। तो अगर इमीडिएटली अगर कुछ पैसा दे रहा है तो ये क्या एंट्री पास करेगा, हम किसी भी पार्टी को पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, दैट पार्टी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो बच्चों, आपको बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले परचेजर एसेट खरीद रहा है तो सेलर एसेट बेच रहा है। अब ये डाउन पेमेंट करेगा तो वो डाउन पेमेंट रिसीव करेगा, फॉर रिसीविंग डाउन पेमेंट। अब अगर ये डाउन पेमेंट रिसीव करता है तो क्या एंट्री पास होगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर।
अगर हमको किसी भी पार्टी से पैसा मिलता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू दैट पार्टी। अच्छा, अब तो क्या है कि जो सेलर होगा वो असेट बायर को दे देगा कि अब चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो उस समय फॉर इंटरेस्ट ड्यू, जैसे बच्चों हम अपना एग्जाम्पल के हिसाब से लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए का कार था, ठीक है, 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया गया, ये कॉस्ट ऑफ द कार था और ये 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दिया गया। अब देखा जाए ये 4 लाख रुपए ये डिसाइड हुआ है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। क्या डिसाइड हुआ है? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, प्लस इंटरेस्ट का भी पेमेंट करना है। ये जो 4 लाख रुपया है इसका पेमेंट 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में होगा और अलॉन्ग विद साथ साथ में इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। तो जब सबसे पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो उससे पहले क्या होगा? इंटरेस्ट ड्यू होगा। जब बायर सेलर को पेमेंट करने के लिए जाएगा पहला इंस्टॉलमेंट का, तो वो पेमेंट कैसे करेगा? प्रिंसिपल अमाउंट और साथ साथ में इंटरेस्ट अमाउंट। तो सबसे पहले क्या करेगा? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। इंटरेस्ट ड्यू होगा तो एंट्री पास होगा। चूंकि इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, बीइंग ए हायर परचेजर, तो एंट्री पास करेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। और देखा जाए तो सेलर के लिए इंटरेस्ट इनकम है, तो ये एंट्री पास करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट है ना, और नॉमिनल अकाउंट अगर आपके लिए खर्चा है तो आप क्या करते हो? डेबिट। और पाने वाले के लिए अगर इनकम होगा तो वो क्या करेगा? क्रेडिट। तो देखा जाए जब पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो हायर परचेजर क्या करेगा? सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू करेगा और फिर वो इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वो पेमेंट करेगा। फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। अब जब ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेगा तो ये क्या एंट्री पास करेगा? हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू अगेन कैश या बैंक अकाउंट। जैसा कि हम एग्जांपल लिए थे, ठीक है, ये जो एसेट वाला एंट्री होगा ये 5 लाख रुपए से, ये जो डाउन पेमेंट होगा ये 1 लाख रुपए से। अब यहां पर इंटरेस्ट ड्यू होगा, 4 लाख रुपए बाकी है तो 4 लाख रुपए पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। और फिर जब ये पेमेंट होगा तो 1 लाख रुपए और प्लस इंटरेस्ट का पेमेंट होगा। बच्चों ये सारा कैलकुलेशन हम करके दिखाएंगे, ठीक है। आप बस जर्नल एंट्री को समझने पे फोकस करो, ठीक है। कौन सा अमाउंट होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वो सब हम आपको डिटेल में समझाएंगे। उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है, बस अभी आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। आई होप आपको फ्लो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है कि ये एसेट खरीदा, ये एसेट बेचा, ये डाउन पेमेंट किया, ये डाउन पेमेंट रिसीव किया, ठीक है। अब पहला इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रहा है, इसको पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है, तो पहले इंस्टॉलमेंट का जो ये ब्याज होगा, पहले ये ब्याज ड्यू करेगा और फिर ये पहले इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा। और ये क्या करेगा? ये इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा। ये जब रिसीव करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। ये जब रिसीव करेगा तो क्या एंट्री पास करेगा? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट। अच्छा, हमने आपको क्या बताया था बच्चों कि जब सेलर वो पर्टिकुलर एसेट बायर को जब बेचेगा तो मालिकाना हक किसके पास रहेगा? सेलर के पास, ठीक है। ऑन पेपर जो मालिक रहेगा, ऑन पेपर जो मालिक रहेगा वो कौन रहेगा? सेलर रहेगा। लेकिन जब ट्रांजैक्शन होता है, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस समय तो बायर का सेलर का दोनों का इंटेंट गुड है ना, उस समय तो दोनों का नियत साफ है, ठीक है। और सेलर बायर को क्या बोल रहा है? ये रखो एसेट, ठीक है, आज से तुम इसके मालिक हुए, ऑल्दो ऑन पेपर मालिक हम है, पर इस एसेट को यूज करो, ठीक है, और टाइम टाइम पे हमको पेमेंट देते रहना। जिस दिन तुम लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दोगे उस दिन हम तुमको क्या करेंगे? ऑन पेपर भी मालिक बना देंगे। अच्छा, अब ये जो बायर है इसका नियत तो साफ है, ये तो यही सोचकर एसेट खरीद रहा है कि भाई इसको इंस्टॉलमेंट से पेमेंट करना है। और अगर आप एसेट को यूज करते हो तो आपको क्या करना है? डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो बीइंग अ बायर हमने जो ये एसेट उधार में खरीदा है, ठीक है, जिसका पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट में करेंगे, उस पर हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो एंट्री पास होगा
डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। ठीक है, जो बायर है जिस समय वो असेट खरीदा उस समय तो उसका नियत साफ है ना, बाद में भी उसका नियत साफ रहता है। ठीक है, वो तो डिफॉल्ट इसलिए करता है क्योंकि उसको पैसे का दिक्कत हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है पैसा चुकाने के लिए, इसलिए वो डिफॉल्ट करता है। कोई भी इंसान अपना गुडविल मार्केट में क्यों खराब करेगा? तो ये जब एसेट खरीदा था तब उस समय क्या सोचकर चल रहा है कि भाई पेमेंट तो हम टाइम रहते रहते चुका देंगे। तो अगर आप किसी भी फिक्स एसेट से बेनिफिट अगर आप उठाते हो तो आप क्या करते हो? डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो। तो वही डेप्रिसिएशन हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंट्री क्या पास करेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। अच्छा, ये जो परचेजर ये जो एसेट खरीदा, कार खरीदा, वो इसके लिए फिक्स एसेट्स है, इसके लिए तो वो नॉर्मल गुड्स है। बच्चों, जैसे मान लीजिए हम शोरूम से कार खरीदे, तो कार मेरे लिए फिक्स एसेट्स है ना, उनके लिए तो नॉर्मल स्टॉक है। अगर मान लीजिए हम बिल्डर से बिल्डिंग बनवाए, तो बिल्डर मान लो हमको बना बनाया फ्लैट बेचा, तो वो फ्लैट मेरे लिए फिक्स एसेट्स है। जो बिल्डर बेचा उसके लिए तो वो स्टॉक है। स्टॉक का मतलब क्या होता है? द गुड्स इन विच डील, द गुड्स इन विच ऑर्गेनाइजेशन डील्स, तो उसके लिए तो वो नॉर्मल स्टॉक है। तो अगर हम कार खरीदे हैं तो सेलर के लिए तो वो नॉर्मल स्टॉक है, तो उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी चार्ज होता है कि नहीं? एसेट को हम यूज कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म पीरियड बेनिफिट हम उठाएंगे तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। और फिर देखा जाए तो मेरा दो खर्चा है, एक है इंटरेस्ट और एक है डेप्रिसिएशन, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो एंट्री पास करेंगे फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन। एंट्री पास होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। और देखा जाए तो इसके लिए इंटरेस्ट इनकम था तो ये भी अपने पीएल में ट्रांसफर करेगा फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इसके लिए तो इनकम है। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके लिए इनकम है इसलिए पीएल अकाउंट क्रेडिट होगा। और बायर के लिए एक्सपेंसेस था इसलिए वो डेबिट किया। तो बच्चों, अगर हम लोग हायर परचेस सिस्टम को फिर से एक बार रिवाइज करें तो हायर परचेस सिस्टम क्या होता है? एक बंदा है जिसको कोई सामान खरीदना है पर उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है। ठीक है, तो वो सेलर को अप्रोच कर रहा है कि आप ये सामान हमको दे दो, बदले में हमसे कुछ पैसा इमीडिएटली ले लो। बदले में जो कुछ पैसा आप इमीडिएटली दे रहे हो, बीइंग ए बायर, उसको बोला जाता है डाउन पेमेंट या फिर अपफ्रंट पेमेंट। जो पेमेंट कर रहा है उसको बोला जाता है हायर परचेजर, यानी जो उधार में गुड्स खरीद रहा है। और जो उधार में गुड्स बेच रहा है वो क्या बोलेगा? वो कहलाएगा हायर वेंडर, है कि नहीं? तो हायर वेंडर हायर परचेजर को उधार में गुड्स बेच रहा है, बदले में डाउन पेमेंट रिसीव कर रहा है, और बाकी का पैसा इंस्टॉलमेंट में अलोंग विथ इंटरेस्ट वेंडर बायर से रिकवर कर रहा है इन इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और ये इंस्टॉलमेंट मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, एनुअल भी हो सकता है। ठीक है, पर हम लोग के सिलेबस में जो क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे वो मोस्टली एनुअल वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर जो सेलर है उसको एक सिक्योरिटी दिया गया है। उसको क्या सिक्योरिटी दिया गया है? कि मालिकाना हक सेलर के पास रहेगा। जब बायर उसको लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा तब मालिकाना हक सेलर बायर को ट्रांसफर करेगा। तो देखो बच्चों, अगर हम लोग अपने सिलेबस के हिसाब से बात करें तो जब एसेट खरीदेंगे तो ये एंट्री पास करेंगे, ये जब बेचेगा तब ये एंट्री पास करेगा। अच्छा, फिर जब ये डाउन पेमेंट करेगा तो ये एंट्री पास करेगा, ये डाउन पेमेंट जब रिसीव करेगा तो ये एंट्री पास करेगा। चूंकि हम लोग का क्वेश्चन एनुअली रहता है ज्यादातर, तो जब एक साल खत्म होगा तब ये इंटरेस्ट ड्यू होगा, ये इंटरेस्ट ड्यू होगा। एक साल के बाद पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, ये रिसीव करेगा। फिर एक साल के अंत में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे और वो अपने इंटरेस्ट इनकम को पीएल में ट्रांसफर कर देगा। तो दिस अकाउंटिंग विल बी डन इन फर्स्ट ईयर। दिस अकाउंटिंग विल बी डन इन फर्स्ट ईयर। ये अकाउंटिंग किस कब का है? ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, पहले साल ये अकाउंटिंग होगा।
नाउ नेक्स्ट, अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से जो कार वाला था उसमें कितना इंस्टॉलमेंट था, 4 इंस्टॉलमेंट था, तो पहला इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो गया। अब उसी तरीके से जब सेकेंड ईयर एंड होगा तब इंटरेस्ट ड्यू होगा और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, फिर थर्ड ईयर इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका पेमेंट करेंगे, फोर्थ ईयर एंड होगा इंटरेस्ट ड्यू होगा उसका पेमेंट करेंगे। यानी फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर एंट्री नंबर सी से लेकर एफ तक पास होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्री फ्रॉम सी टू एफ विल बी पास्ड। ठीक है, ये पास होगा। तो सेकेंड ईयर के एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, फिर दूसरे साल एसेट को यूज किया तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन के खर्चे को पीएल में ट्रांसफर करेंगे, फिर थर्ड ईयर इंटरेस्ट ड्यू होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और फिर इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। इसी तरीके से लास्ट ईयर क्या होगा, इंटरेस्ट ड्यू होगा, इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को हम पीएल में ट्रांसफर करेंगे और इस समय बायर हमको क्या करेगा, ओनरशिप दे देगा। नाउ अगर हम लोग वेंडर का बात करें तो वेंडर क्या करेगा, फॉर सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर बट बिफोर लास्ट ईयर, वो जर्नल एंट्री नंबर सी से लेकर ई तक पास होगा। ठीक है, वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो। ठीक है, वेंडर क्या करेगा, सेकेंड ईयर के एंड में उसको इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, फिर वो अपने इंटरेस्ट इनकम को पीएल में ट्रांसफर करेगा, फिर थर्ड ईयर क्या होगा, थर्ड ईयर अगेन इंटरेस्ट ड्यू होगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट मिलेगा, फिर वो इंटरेस्ट इनकम को पीएल में ट्रांसफर करेगा। पर ये चौथा साल है, अब क्या है, चौथा साल है फॉर लास्ट ईयर। ये जर्नल एंट्री नंबर सी टू ई तो पास करेगा ही करेगा। चौथे साल के एंड में क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, फिर इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मिलेगा और फिर इंटरेस्ट इनकम को पीएल में ट्रांसफर करेंगे। पर देखा जाए जब वेंडर को चौथा इंस्टॉलमेंट यानी आखिरी इंस्टॉलमेंट मिल गया है तो फिर वो क्या करे, बायर को ओनरशिप ट्रांसफर करे। तो जब ये ओनरशिप ट्रांसफर करेगा तो पॉइंट नंबर एफ एंट्री पास होगा, दैट इज हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये भी नॉर्मल एंट्री है बच्चों। जब कभी भी आप उधार में माल बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब कभी भी आप उधार में माल बेचते हो तो क्या एंट्री पास करते हो, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और फिर ईयर एंड में सेल्स कहां चला जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। यानी आप एंट्री क्या पास करते हो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो यही तो हो रहा है। पहला साल के शुरुआत में जब हमने उधार पे बायर को माल बेचा था तो क्या एंट्री पास किया था, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स। अब चौथे साल के बाद जब हमने उनको ओनरशिप ट्रांसफर कर दिया तो ये जो हायर सेल्स है ये तो कंप्लीट सेल हो गया, तो इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे, जहां सेल जाता है वहीं हायर सेल जाएगा, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में। तो जब ये ओनरशिप ट्रांसफर होगा तो पॉइंट नंबर 5 हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चों ये जो जर्नल एंट्री है हमने आपको नोट्स में भी लिख के दिया है। ठीक है, आइए एक बार नोट्स रेफर करते हैं। एक बार देख लीजिए कि हमने आपको नोट्स में दिया है कि नहीं दिया है, कहीं सर हम लोगों को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं। नीचे देखिए पेज नंबर 1 में जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज एज पर क्रेडिट परचेज मेथड। अभी तो हम लोग क्रेडिट परचेज मेथड देख रहे हैं ना। तो देखो हमने एसेट के लिए एंट्री दिया, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। फिर जब आप डाउन पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। जब आप इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट का पेमेंट करेंगे तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। और फिर उस इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को कहां भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर देखो हमने आपको लिख के दिया है फॉर द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड।
सेकंड एंड सब्सिक्वेंट में क्या करेंगे, एंट्री नंबर सी डी ई एफ सब पास करेंगे। ठीक है, एंट्री नंबर सी डी ई एंड एफ शैल बी पास इन सब्सिक्वेंट पीरियड प्रोवाइडेड, देखो कंडीशन क्या है, देयर आर नो मोर परचेजेस ऑफ एसेट एंड नॉट मेकिंग एनी मोर डाउन पेमेंट फॉर परचेज ऑफ एसेट। एक्चुअली होता क्या है ना बच्चों, रियल लाइफ में आज देखा जाए, मान लीजिए हम एसेट खरीद रहे हैं हायर परचेज सिस्टम में, तो जरूरी थोड़ी कि हम एक ही एसेट खरीदेंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि हम 4-5 एसेट हम हायर परचेज सिस्टम में खरीदे हैं, पर हम लोग के सिलेबस में क्या है ना, एक ही एसेट रहेगा कि हम एक ही एसेट हायर परचेज सिस्टम पे खरीद रहे हैं। सेलर भी एक ही एसेट हायर परचेज सिस्टम में बेच रहा है, जबकि रियल लाइफ में तो क्या हो सकता है, सेलर बहुत सारा एसेट को हायर परचेज सिस्टम में बेच सकता है। ठीक है, और बायर भी बहुत सारा एसेट को हायर परचेज सिस्टम में खरीद सकता है, पर हम लोग के सिलेबस में एक ही एसेट रहेगा कि परचेजर एक ही एसेट हायर परचेज सिस्टम में खरीद रहा है। अच्छा, अगर आपको बोलेगा नेसेसरी लेजर बनाने के लिए, ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग के सिलेबस में अगर नेसेसरी लेजर बोलता है ना, तो नेसेसरी लेजर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लेजर, पर हम लोग के सिलेबस में क्या है ना कि सारे लेजर इंपॉर्टेंट है, सारे लेजर इंपॉर्टेंट है। आप देखो परचेजर के केस में, बीइंग परचेजर, कौन कौन सा मेन अकाउंट था, एक एसेट था, एक वेंडर था, एक इंटरेस्ट था और एक डेप्रिसिएशन था, यही 4 चीज तो छाया हुआ था। तो देखा जाए तो ये तो कंप्लीट 4 लेजर है। तो नेसेसरी लेजर का मतलब होता है इंपॉर्टेंट लेजर, पर हम लोग के सिलेबस में तो क्या है ना कि सारा लेजर। ठीक है, तो हम लोग भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सारा लेजर बना देंगे। तो हायर परचेजर के बुक्स में अगर आपको बोलेगा ये लेजर बनाओ, तो फिर वो लेजर बनाएंगे, लेकिन अगर आपको बोला प्रिपेयर नेसेसरी लेजर, तो फिर सब बना देंगे। दैट इज एसेट अकाउंट, हायर वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट, सब बना डालेंगे, टेंशन नहीं लेना है, सब बना लेना है। अच्छा, फिर देखो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, हायर वेंडर के बुक्स में देखो जर्नल एंट्री दिया हुआ है, फॉर गुड्स सोल्ड अंडर हायर परचेज सिस्टम, हायर परचेजर टू हायर सेल्स। फिर डाउन पेमेंट रिसीव कर रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अच्छा, पहला इंस्टॉलमेंट रिसीव कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो एंट्री पास करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, और इंटरेस्ट इनकम को पीएल में ट्रांसफर करेंगे तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर देखो लिख के दिए हैं, फॉर द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग पीरियड बट बिफोर द लास्ट अकाउंटिंग पीरियड, एंट्री नंबर सी डी ई पास होगा, और लास्ट अकाउंटिंग ईयर में क्या है, एंट्री नंबर सी डी ई और एफ भी पास होगा। एफ नंबर क्या है, हायर सेल्स टू ट्रेडिंग। जब वेंडर लास्ट पेमेंट रिसीव कर लेगा तो वो परचेजर को ओनर बनाएगा, जब परचेजर को ओनर बनाएगा तो वो एंट्री पास करेगा हायर सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर वेंडर के बुक्स में अगर आपसे पूछा जाए नेसेसरी लेजर, तो आप बोलोगे हायर परचेजर और इंटरेस्ट, कि हायर परचेजर और इंटरेस्ट ये दो नेसेसरी लेजर है। ठीक है, उसके बाद देखो हमने नोट्स में आपको डिफॉल्ट इन पेमेंट वगैरह दिया है, ये सब तो लास्ट का टॉपिक है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। नोट्स के पेज नंबर 3 में आओ, नोट्स के पेज नंबर 3 में आओ बच्चों। देखो बच्चों, आज का जो हमने आपको क्लास बताया हायर परचेज सिस्टम, ठीक है, बहुत अच्छे से आई होप आपको समझ में भी आया होगा, क्योंकि ये सब ऐसा ट्रांजेक्शन है जो मार्केट में फेमस है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया तो आप लोग को होता ही है। ठीक है, और आज आपको और वैल्यू एड ऑन कर दिए हैं, हम आपको और भी नॉलेज का बात बताएं। ठीक है, और जर्नल एंट्री देख रहे हो कितना सिंपल सा, परचेजर के बुक में 6 जर्नल है और बायर के बुक्स में 5 जर्नल है, तो जर्नल एंट्री में भी दम नहीं है। दम जानते हो कहां है, कैलकुलेशन में। यहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वेराइटीज रहता है क्वेश्चन में। तो देखो पेज नंबर 3 में एट द बॉटम आपको लिख के दिए हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन सा कैलकुलेशन, कौन कौन सा वेराइटीज हम लोग को देखने को मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग का मेहनत इसी सब टॉपिक पे रहेगा। ठीक है, जर्नल एंट्री तो आप देख रहे हो कि एकदम इजी सा जर्नल है, जर्नल में ऐसा कोई खास दम नहीं है और एकदम कंसेप्चुअल जर्नल है। ठीक है, खरीदा वो बेचा, डाउन पेमेंट किया वो डाउन पेमेंट रिसीव किया, अब इंटरेस्ट ड्यू होगा, फिर ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेगा, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव करेगा, ये डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा और इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को पीएल में ट्रांसफर करेगा, वो इंटरेस्ट इनकम को पीएल में ट्रांसफर करेगा। तो ऐसा जर्नल में कोई दम नहीं है बच्चों। प्रॉब्लम कहां है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम बोलते हैं, कैलकुलेशंस कहां पर है, कैलकुलेशन देखो पेज नंबर 3 में दिया हुआ है, पेज नंबर 3 से 4 तक में। देखो ये सब वैरायटीज हम लोग को पढ़ना है। पहला केसेस पढ़ेंगे, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, जब आपको क्वेश्चन में बताएगा कि इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। फिर दूसरा वैरायटी होगा कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नॉट इंक्लूडेड इन इंस्टॉलमेंट, जब इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट इंक्लूडेड नहीं रहेगा। तीसरा कैश प्राइस निकालने का रहेगा। चौथा इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना रहेगा। तो दीज आर द वैरायटीज। ठीक है, तो इसी को कवर करने में हम लोग को अराउंड 10-12 क्लासेस लगेगा। ठीक है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, और इस चैप्टर में हम लोग को 10 से 12 क्लासेस लगेगा। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए, है ना। आज हम आप लोगों के साथ फर्स्ट क्लास स्पेंड किए। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले
आज का क्लास आप रिवाइज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेकेंड क्लास, कल का क्लास नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले आप क्या करोगे, आज के क्लास को प्रॉपरली रिवाइज करोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतने बच्चों, थैंक यू।